आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। दोपहर के 2 बज गए हैं, वक्त हो गया है खबर दोपहर का और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 के लिए प्लान बना लिया है। 9 अगस्त से इसकी शुरुआत होने वाली है। देखिए, देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पद यात्रा 9 अगस्त से शुरू हो जाएगी। गाजीपुर से इसकी शुरुआत होगी। पहला फेज ये गाजीपुर से इसका चलेगा और देखिए, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही से ये पद यात्रा होकर गुजरेगी। ये बड़ी खबर। और इसका समापन होना है वाराणसी में। वाराणसी में समाजवादी पद यात्रा का समापन होगा। ये बड़ी खबर है। 27 अक्टूबर की तारीख है जब वाराणसी में यात्रा के पहले फेज का समापन होगा। पद यात्रा इन सभी जनपदों के सपा कार्यालयों, सभी विधानसभाओं, तहसील ब्लॉकों में पहुंचेगी। पद यात्रा में संबंधित जनपद के विधायक होंगे, पूर्व विधायक मौजूद रहेंगे, निवर्तमान जिला अध्यक्ष होंगे, महानगर अध्यक्षों की मौजूदगी होगी, विधानसभा अध्यक्ष और नेता शामिल होंगे, ऐसी खबर है। तो 2024 की तैयारी आप समझिए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की पद यात्रा की शुरुआत वो करने जा रहे हैं 2024 के लिए। ये प्लान है अखिलेश यादव का। 9 अगस्त से इसकी शुरुआत हो रही है। देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पद यात्रा की शुरुआत होगी। गाजीपुर से इसकी शुरुआत होगी और ये जाकर के पहले फेज का समापन होगा वाराणसी में 27 तारीख को। बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही से ये पद यात्रा गुजरेगी और वाराणसी में इसका समापन होना है। ये बड़ी खबर है 2024 की तैयारी को लेकर समाजवादी पार्टी की। चित्रकूट में भाजपा का चिंतन शिविर लगातार जारी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने प्लान के तहत आगे बढ़ रही है तो दूसरी तरफ देखिए भाजपा किस तरीके से लगातार शिविर में मंथन कर रही है। चित्रकूट में भाजपा का चिंतन शिविर लगातार जारी है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है भाजपा की तरफ से और भाजपा के प्रशिक्षण शिविर से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। यादव, जाटव और पसमानदा मुस्लिमों पर भाजपा की अब नजर है, सूत्र ये बता रहे हैं। 2024 के लिए बीजेपी इन पर भी विशेष फोकस करने जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। चित्रकूट में चिंतन हो रहा है। यादव, जाटव, पसमानदा मुस्लिम वोट बैंक पर नजर अब भाजपा की है 2024 के लिहाज से। चित्रकूट में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पिछड़ों, वंचितों, गरीबों का अपमान करने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय का अपमान किया और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथ ही प्रशिक्षण शिविर में सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर भी चर्चा हुई। सोशल मीडिया और मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं का सत्र 40 मिनट चला। पथ प्रदर्शन होता है क्योंकि आप ये देखें कि जो आज़ादी के बाद एक ही प्रकार की व्यवस्था थी, माओवादी विचारधारा, उसके बाद जो भारतीय संस्कार और संस्कृति के आधार पर विचारधारा बनी, उसका प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टी ने किया, जनसंघ ने किया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो अब कार्यकर्ताओं के लीडर्स ग्रुप है, उनको इस प्रकार का प्रशिक्षित किया जाता है कि वो निचले स्तर तक के लोगों को बीजेपी की रीति नीति सिद्धांत के बारे में, खासतौर से ये जो हमारा अधिष्ठान है वो कोई नेता नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। अधिष्ठान है हमारा सिद्धांत, और सिद्धांत क्या है? भारत माता की जय। अखिलेश यादव जी अपना परिवार नहीं बचा पा रहे, पार्टी क्या बचाएंगे? आज स्थितियां आपके सामने, अपने परिवार को इकट्ठा नहीं रख पा रहे। अब पार्टी की क्या स्थिति है वो तो भगवान भरोसे है। सब नाकामी रोक पाने के लिए अखिलेश यादव क्या करना चाहिए, क्या राय देंगे आप? अब राय हमारी थोड़ी मांगेंगे, वो हमारी राय क्यों मानेंगे? अब अखिलेश यादव चूँकि राजनीति के अब ट्विटर हैंडल से मेरी एक ही राय है कि ट्विटर हैंडल एसी से बाहर निकले, जमीन पे आए, निश्चित रूप से अच्छा होगा। में बैठने पर ही जो आज के एजेंडे हैं, जो आज के इशू हैं, वो सामने आते हैं। ये है कि हम पार्टी का अभिनंदन करना चाहते हैं कि तमाम विषयों पर संगठन के लोगों का भी और सरकार के लोगों का भी मार्गदर्शन हमारा शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। इन तमाम बातों से और बहुत बड़ी बड़ी बातें और अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। अखिलेश जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने पार्टी को जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनको संतुष्ट करना, उनको साथ रखना, क्योंकि जो लोग समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय से जो माननीय मुलायम सिंह जी के सहयोगी थे वो आज एक एक करके उनको छोड़ के जा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती उनको अपने पार्टी को सुरक्षित रखना।
यूपी के मंत्री और अधिकारियों पर सीएम ने सख्त रुख अपनाया है। अब मंत्री अधिकारी दफ्तर के लिए पर्दे, फर्नीचर, पेन अब सीधे नहीं मंगा सकेंगे। फाइल कवर, कागज, पेपर वेट और अन्य कंज्यूमेबल आइटम मंगाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सभी सामान और ऑनलाइन ही मंगाने के निर्देश अब दे दिए गए हैं। इसके लिए सरकार ने वेबसाइट का लिंक जारी किया। सचिवालय में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन के तहत ही अब सामान मंगाया जा सकेगा। ये बड़ी जानकारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, मेरठ से है। अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मेरठ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है और पल्लवपुरम इलाके में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई हो रही है। बड़ी खबर आपके सामने, अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई है। पल्लवपुरम इलाके में अवैध कॉलोनी पर यह कार्रवाई हुई। नोटिस देने के बावजूद अवैध निर्माण को जारी रखा गया था और फिर ये कार्रवाई हो गई बुलडोजर वाली। एमडीए की टीम भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर पहुंची और जो निर्माण यहाँ पर चल रहा था उसको तोड़ दिया गया है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पीला पंजा यहाँ पर भी गरजा है, चला है। नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस देने के बाद भी जब निर्माण को नहीं रोका गया तो फिर ये बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। पल्लवपुरम इलाके में अवैध कॉलोनी पर ये बुलडोजर चला है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने ये कार्रवाई की है। आपको दिखा रहे हैं जहां पर भी अवैध कब्जा हुआ है, अतिक्रमण किया गया है, वहां पर ये कार्रवाई लगातार जारी है बुलडोजर वाली। और यहाँ जानकारी ये है कि नोटिस पहले थमा दिया गया था, नोटिस दिया गया था कि आगे निर्माण ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी निर्माण कार्य चलता रहा। उसके बाद ये एक्शन बुलडोजर वाला। बांदा के कमासिन थाने में तैनात एक सिपाही ने सुसाइड कर लिया है। सिपाही थाने के पास किराए के मकान में रहता था, जहां उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, ऐसी खबर है। और मामले की जांच लगातार जारी है। बताया ये जा रहा है मृतक 2 दिन पहले ही छुट्टी से ड्यूटी पर वापस लौटा था और मानसिक तनाव में वो रह रहा था, जिसके बाद ये कदम उठा लिया। अब सही वजह क्या रही है आत्महत्या के पीछे, इसको भी लगातार तलाशने की कोशिश पुलिस कर रही है। वो थाने के बगल में एक कमरा किराए पे लेके रहता था और वहीं पर छत पर उसने आज यहाँ फांसी लगा ली है। उसने अपना फ़ोन भी फ्लाइट मोड पे लगा दिया था। अभी जो प्राइमा फेसी जो चीज़ें पता चल रही हैं वो ये हैं कि कुछ पारिवारिक टेंशन की वजह से वो गुमसुम रहता था। यहाँ पर मौके पे फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और सभी अधिकारीगण मौजूद हैं। मौके का मुआयना किया जा रहा है, परिवार को सूचित कर दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में निजी स्कूलों के खिलाफ परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जिले के करीब 100 स्कूलों की अनफिटनेस स्कूली बसों को परिवहन विभाग ने नोटिस भेज दिया है। कई नामचीन स्कूलों की बस भी अनफिटनेस बसों की लिस्ट में शुमार है, ऐसी खबर है। आपको बता दें, परिवहन विभाग ने बीते दिनों भी 20 स्कूली बसों को सीज किया था। जो फिटनेस में खरे नहीं उतरे उन पर यह कार्रवाई हो रही है, नोटिस दे दिया गया है। और बीते दिनों भी आपको याद है 20 स्कूली बसों को सीज किया गया। ये बड़ी जानकारी, अनफिट बसों को नोटिस थमा दिया गया है परिवहन विभाग की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली महोत्सव के मौके पर सीएम योगी ने बड़ी सौगात देते हुए बिजली उपकेंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा भी वहां पर मौजूद रहे। सीएम योगी ने संबोधन भी अपना दिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को बिजली मिले, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में लंबी छलांग मारी है। सीएम ने यह भी कहा कि पहले की सरकार में बिजली को लेकर भेदभाव होता था, लेकिन भाजपा की सरकार में ऐसा नहीं होता है। सभी को समान भाव से देख करके ही बिजली आपूर्ति की कोशिश बीजेपी की सरकार की है। यूपी सरकार की बड़ी सौगात है। और बिजली महोत्सव के दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको बताया। ऊर्जा के क्षेत्र में यूपी की लंबी छलांग है, सीएम ने ये भी कहा। और साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में भेदभाव होता था बिजली आपूर्ति में, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब सभी को ध्यान में रख करके बिजली दी जाती है और सभी को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और इस दौरान ऊर्जा मंत्री अरविंद सिंह भी यहां पर मौजूद रहे। तमाम अधिकारी भी मौजूद थे, तमाम और भी मिनिस्टर्स यहां पर मौजूद थे।
हर घर बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। विद्युत वितरण के भेदभाव को दूर किया। पहले 4 जनपदों में बिजली मिलती थी, शेष 71 जनपद अंधेरों में डूबे रहते थे। लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर आज प्रदेश के अंदर कोई वीआईपी जनपद नहीं, बल्कि प्रदेश का हर जनपद और हर गांव वीआईपी जनपद होगा। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के सामने आज जब ऊर्जा महोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, तो यह सुनिश्चित यह करता है कि वास्तव में लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूत आधार यही होती है जब बिना भेदभाव के जनता को उसकी सुविधा के अनुरूप, उसकी आवश्यकता के अनुरूप शासन की और शासन की सुविधाओं से प्राप्त हो जाए। बड़ी जानकारी है प्रयागराज से। दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी है। महिलाओं के सम्मान के लिए हम चिंता नहीं दिखाते हैं। हाईकोर्ट ने ये कहा कि महिलाओं के खिलाफ लगातार दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। प्रयागराज से बड़ी जानकारी है। दुष्कर्म के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। महिलाओं के सम्मान के लिए चिंता नहीं दिखाया जाता है समाज में, हाईकोर्ट ने ये कहा। और महिलाओं के खिलाफ लगातार दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों में इजाफा हो रहा है, जो कि चिंताजनक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये सख्त टिप्पणी है। ये बड़ी जानकारी प्रयागराज से आपको हम दे रहे हैं। दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है और ये कहा कि समाज हम चिंता नहीं दिखाते हैं महिलाओं के सम्मान को लेकर। और फिर देखिए, महिलाओं के खिलाफ जो दुष्कर्म के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं दुष्कर्म को लेकर, वो आंकड़े डराने वाले हैं, चिंताजनक है। ये सोचने वाला विषय है जिस पर सोचा नहीं जाता है गंभीरता से। गाजियाबाद में बिना लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठानों पर नगर निगम सख्त हो गया है और जल्द ही ऐसे प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की कार्रवाई होगी। गाजियाबाद नगर निगम ऐसे व्यवसाय के संचालन जिन्होंने समय रहते हुए देखिए वर्ष 2022 और 23 का लाइसेंस नहीं लिया है, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा के अंतर्गत सीलिंग और दूसरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये तैयारी चल रही है। व्यवसाय करने वाले लोगों को लेना होगा गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से लाइसेंस। अगर जो कोई लाइसेंस नहीं लेगा उसके खिलाफ की जाएगी सख्त से सख्त कार्यवाही। अगर व्यवसाय की बात करें तो इनमें देशी शराब की दुकानें होंगी, अंग्रेजी शराब की दुकानें होंगी, मॉडल शॉप होंगे, होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, क्लिनिक होंगे, आयुर्वेदिक क्लिनिक होंगे, व कई अन्य ऐसे व्यवसाय हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में अब तक 42 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अभी तक 800 लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। उन सभी के खिलाफ आरसी जारी कर दी गई है और अब कार्यवाही की बात की जा रही है। तो गाजियाबाद में व्यवसाय करने के लिए अब आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। हटे हैं। अब हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि हर दूसरे दिन अगर इस तरीके के लाइसेंस बनाने आपको अनिवार्य करते चले जाएंगे तो हम तो इसी काम में लगे रहेंगे। यहाँ तो व्यवसाय की ये हालत है कि रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। 5% पहले अभी जो जीएसटी बढ़ा है उसकी वजह से 22% महंगाई बढ़ गई है। अभी हम उससे जूझ रहे हैं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसी कामों में उलझे रहेंगे तो व्यवसाय कब करेंगे। सरकार से बस यही अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा सा व्यापारी की तरफ सोचें। बहुत सारी सुविधाएं ऐसी जो नहीं थी पहले दी गई हैं, मैं उस चीज़ को समझता हूँ, बट मैं समराइजेशन में बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें सरकार ने देखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है वो डिफरेंट है। तो हमें उस तरह का समय दें। जैसे कोविड पीरियड में बहुत सारी चीज़ें थी, रिलैक्सेशन दिया गया था। अभी हम बहुत सारी चीज़ें उभर रहे हैं और जूझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी के बाद शामली में स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच और गर्भपात करने वाले नवजीवन मेडिकेयर सेंटर को सील कर दिया गया। दरअसल बीते कल हरियाणा के अंबाला की डिप्टी सीएमओ ने शामली में छापेमारी की थी और मेडिकेयर सेंटर पर चल रखे इस अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया था। इस दौरान 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि फर्जी डॉक्टर फरार होने में कामयाब हो गया। ऐसे में अब शामली स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आगे आ गया है, जिसके बाद अन्य क्लिनिक्स में भी लगातार हड़कंप मचा हुआ है। वहां पर भी कार्रवाई हो सकती है।
और इसी बीच आजमगढ़ से बड़ी खबर है, सपा विधायक जहरीली कांड में आरोपी बनाए गए। ये बड़ी खबर, जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड निकला सपा विधायक बाहुबली रमाकांत यादव। ये बड़ी खबर, शराब कांड में आरोपी बनाए गए सपा विधायक रमाकांत यादव। ये बड़ी जानकारी है, मास्टरमाइंड निकला सपा का विधायक बाहुबली रमाकांत यादव। और जांच के दौरान पुलिस ने बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव का नाम प्रकाश मिलाया और आजमगढ़ पुलिस कोर्ट से रिमांड लेकर सपा विधायक रमाकांत यादव से पूछताछ करेगी। ये भी बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। देखिए, रमाकांत यादव को लेकर ये बड़ी खबर है। जहरीली शराब कांड में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। शराब कांड में आरोपी बनाए गए सपा विधायक रमाकांत यादव और ये कहा जा रहा है कि जांच के दौरान सपा विधायक रमाकांत यादव का नाम सामने आया है। जांच चल रही है और जांच में रमाकांत यादव का नाम सामने। बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आजमगढ़ से इस वक्त है। शराब कांड में आरोपी बनाए गए सपा विधायक रमाकांत यादव। कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड है। जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जांच के दौरान ही नाम सामने आया है। अब ये कहा जा रहा है कि आजमगढ़ की पुलिस जो है रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। आगे बढ़ते हैं, खबर कानपुर से। कानपुर देहात में शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और इस बार बच्चों को मिलने वाला मिड डे मील भी सवालों के दायरे में आ गया है। थाली से गायब है। हालात ऐसे बन गए हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र घर से खाना लेकर के स्कूल आते हैं। मामला धनीरापुर ग्राम पंचायत के पूर्वा गांव का है, जहां पढ़ाई तो शुरू हो गई है लेकिन बच्चों को मिलने वाला मिड डे मील एक बार भी नहीं मिला अभी तक बच्चों को। ये शिकायत है बच्चों की और इस पूरे मामले में प्रधान से लेकर प्रिंसिपल और तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात उरिया की, जहां प्राइवेट स्कूल वैन हादसे का शिकार हो गई। वैन में करीब 15 से 20 बच्चे सवार थे। अनियंत्रित होकर के वैन खंबे से जा टकराई और उसके बाद यह हादसा हुआ। लोगों ने वैन में फंसे बच्चों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया। गनीमत ये रही कि बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, ये कहा जा रहा है। और मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारी कह रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ, इसके पीछे की वजह क्या रही, इसको लेकर जांच की जाएगी और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा, एक्शन होगा। खबर वाराणसी से है, जहां फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती इन दिनों अपनी बांग्ला फिल्म प्रजापति की शूटिंग कर रहे हैं और इसके लिए वो वाराणसी में गंगा घाट के किनारे अस्सी घाट पर अपनी टीम के साथ मौजूद है। शूटिंग करते हुए दिखाई दिए। सुबह में अस्सी घाट पर मिथुन डायरेक्टर अभिजीत के साथ गंगा नदी में नौका विहार करते हुए दिखाई दिए। ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वो अपनी कोई बंगाली फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये अस्सी घाट की तस्वीर। लखनऊ से बड़ी जानकारी है, जहां गैंगस्टर अपराधी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ से बड़ी खबर, लखनऊ के बिकेटी थाना क्षेत्र के गैंगस्टर विनोद गिरी की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर एसपी हृदयेश कुमार ने गैंगस्टर अपराधी की संपत्ति को कुर्क किया और गैंगस्टर विनोद गिरी पर यूपी के अलावा गोवा में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। ये जानकारी है गैंगस्टर विनोद गिरी को लेकर। संपत्ति कुर्क की गई है। उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब पुलिस के अधिकारी यहां पर पहुंचे और कुर्क वाली कार्रवाई की गई। खबर उन्नाव से है, जहां कांवड़ियों के स्वागत की अनोखी तस्वीर सामने आई है। उन्नाव ट्रैफिक पुलिस ने बेहतरीन पहल की है। बारिश के बीच कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की गई। करीब 1 किलोमीटर तक अलग अलग पॉइंट्स पर कांवड़ियों का स्वागत किया गया। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और इसके साथ ही कांवड़ियों के जलपान का भी पूरा इंतजाम यहाँ पर लोगों ने किया था। दो तस्वीर, कांवड़ियों पर किस तरीके से फूलों की बारिश की गई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, तो तस्वीर आप देखिए। अलग अलग जगहों पर स्वागत का इंतजाम किया गया था और जलपान की सारी व्यवस्था की गई थी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। ये तस्वीर उन्नाव की है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की लग्गा बग्घा ग्रास लैंड में इन दिनों गैंडे सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नेपाल बॉर्डर से सटे सेंचुरी से हर बार गैंडे आते हैं और काफी समय तक यहाँ पर रुकते भी हैं। गैंडों की दस्तक के बाद वन विभाग ने उनके विचरण करने वाले स्थानों को सुधारने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं ताकि गैंडे सैलानियों को नजर आ सके। तराई क्षेत्र में पड़ता है और तराई की एक आइकॉनिक स्पीसीज है वन हॉर्न राइनो, जो नेपाल के शुक्लाफाटा नेशनल पार्क में पाया जाता है। और चूंकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व का लग्गा बग्गा क्षेत्र शुक्लाफाटा नेशनल पार्क से कंटिन्यूस है, बिल्कुल सटा हुआ है और लगभग जो लैंडस्केप है वो सिमिलर है, तो वहाँ से राइनोसोरस का मूवमेंट यहाँ पर भी होता है और यहाँ पे भी वो काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं।
अभी जो हमारा टारगेट है कि उस जो लैंड है लग्गा बग्गा उसको, उस हैबिटेट को थोड़ा इम्प्रूव करके कि वो कैसे सूटेबल बनाया जा सके राइनोसोरस के लिए, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। बेसिकली मार्शी एरिया उनको ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और सूटेबल स्पीसीज होती हैं जो राइनो को अट्रैक्ट करती हैं, तो उस तरह का काम हम कर रहे हैं जिससे कि जो राइनो है इनका एरिया बढ़ सके। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ में खबर दोपहर में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।